फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक तैयारी सभी शुरू कर चुके हैं। महागठबंधन के दल तैयारी तो बूथ लेवल तक ले गए कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि बूथ लेवल तक वे मजबूत कैसे हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 दलों से बना यह महागठबंधन लोकसभा चुनाव में किस स्वरूप में होगा, किसे कितनी सीटें मिलेंगी और कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकेगा। सीटें कम हो गई हैं क्योंकि दलों की संख्या बढ़ गई है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बना था। बाद में महागठबंधन से निकलकर नीतीश कुमार एनडीए के पाले में फिर चले गए, भाजपा के साथ जुड़ गए थे। लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा। अब 2019 में उनके पास 16 लोकसभा सांसद जिताने में कामयाबी मिली थी। लेकिन अब जब 7 दलों का महागठबंधन है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर विभाजन होगा, मतभेद होगा, मनभेद होगा, महागठबंधन का स्वरूप बदल जाएगा, क्या महागठबंधन टूटेगा। इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स। कुल जमा 40 सीटें बिहार में हैं। नीतीश कुमार का सुपड़ा लगभग साफ हो गया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब वे अकेले आए थे और मजदूरी मांग रहे थे लोगों से, तो लोगों ने मजदूरी में ठंगा दे दिया। अब 2019 में वे भाजपा के साथ मिलते हैं तो उनके पास 16 एमपी हो जाते हैं। अब फिर वो भाजपा से अलग है, राजद के साथ हैं, एक मजबूत स्थिति में है। महागठबंधन को वोट के कारण मजबूत माना जा रहा है क्योंकि उसके पास बड़ा वोट बैंक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब चुनाव होंगे, आमतौर पे चुनाव से कुछ रोज पहले सीटों का बंटवारा होता है, तब तक लोग इसे टालते रहते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा इसे टाला जाता रहा है, यह प्रवृत्ति आमतौर पे दिखती है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में बातचीत होगी तो परिणाम क्या निकलेगा। सीटें तो घट गई हैं क्योंकि दल बढ़ गए हैं। अब 7 दलों के बीच 40 सीटों में ही बंटवारा करना है। इसमें पेच कहां कहां है यह हम आपको इसमें बता रहे हैं। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जदयू के पाले में 16 सांसद हैं। यह तो तय है कि जीती हुई सीटें, और जिन सीटों पर कोई दल दूसरे स्थान पर रहता है तो उसी दोनों सीटों में से वह सीट हासिल करने को प्राथमिकता देता है। ऐसे में जीती हुई सभी 16 सीटें जो जदयू के पास है उसमें 8 पर राजद, 5 पर कांग्रेस और 2 पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा 1 पर रालोसपा दूसरे नंबर पर थी। रालोसपा का वजूद खत्म हो गया है, वह जदयू में विलय कर चुका है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग था 20 में, तो अब फिर महागठबंधन का वो हिस्सा है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किनको कितनी सीटें मिलेंगी। इससे पहले 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की स्थिति देख लीजिए कि कुल जमा 40 सीटों पर जब चुनाव हुए लोकसभा के तो उसमें 39 एनडीए जीत गई, जिसमें 16 पर जदयू और 23 पर भाजपा का डंका बजा, और मात्र 1 सीट कांग्रेस अपने पाले में ले गई, किशनगंज की, जहां मोहम्मद जावेद जीते लगभग 35,000 वोटों से। अब सवाल यह है कि जदयू अपनी 16 सीटें तो छोड़ने से रही, क्योंकि वो बड़ा भाई बनने की आदत से ग्रसित है। कम संख्या, कम ताकत होते हुए भी बिहार में वह बड़े भाई की भूमिका में रहने से अभ्यस्त हो गया है। ऐसे में कुछ सवाल हैं। आरा और बेगूसराय यह मानकर चला जा रहा है कि वाम दलों के लिए यह महागठबंधन में आरक्षित सीट है, यानी इन 2 जगहों पर, आरा और बेगूसराय में, महागठबंधन की तरफ से सीटें जो है ये वाम दलों को दी जाएंगी। 1 सीट पर हम का कब्जा है, क्योंकि गया से जीती हुई सीट जीतन राम मांझी को मना लेना छोड़ने के लिए आसान नहीं होगा। किशनगंज की 1 सीट कांग्रेस के पास है, वो इतनी अंतर से जीती है कि वो भी सीट नहीं छोड़ेगी। तो 24 में बच गए 21 सीट। 21 सीट में ही राजद, कांग्रेस, हम, वाम दलों को भी अधिक सीटें देनी होंगी।
तो राजद के पाले कितना बच जाएगा सीट। पिछले चुनाव में महागठबंधन का जो स्वरूप था उसमें राजद 20 सीटों पर लड़ी थी। इस बार चुनौती है कि 20 सीटें उसे नहीं मिल पाएंगी। क्या राजद समझौता करेगा कि 16 पर जदयू, 20 पर अगर राजद लड़ती है तो 16 और 20 36 हो गए, तो 4 सीट ही बचा। 2 वाम दल के हिस्से चले जाएंगे, कांग्रेस के हिस्से, एक और किसी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हिस्से। तो फिर बाकी लोगों को क्या मिलेगा? क्या राजद अपने 20 सीटों में से कम कर कुछ सीटें कांग्रेस को देगी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देगी? इसलिए कि यह मानना अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगती है कि कांग्रेस फिर एक सीट पर ही लोकसभा का चुनाव लड़े। एक से उसे अधिक सीट चाहिए ही चाहिए, वो मांगेगी ही मांगेगी पार्टी। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में या तो राजद को 20 से नीचे आना होगा, या जदयू को 16 से नीचे आना होगा, या जदयू और राजद दोनों को 16 और 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। महागठबंधन जो 2015 में बना और जो वर्तमान स्वरूप है महागठबंधन का, उसमें कुल 7 दल हैं। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और हम, इतने शामिल हैं। अब यदि इसमें मुकेश सहनी को भी शामिल किया जाता है, विकासशील इंसान पार्टी को, तो महागठबंधन का स्वरूप थोड़ा बदलेगा, सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सीटें कहीं से बढ़ाई नहीं जा सकती, 40 की 40 सीटें ही रहेंगी। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में जदयू और राजद को बहुत हद तक कंप्रोमाइज करना होगा और अपनी सीटें दूसरों के लिए छोड़नी होगी जो सहयोगी दलों को दी जा सके। तो बड़ा सवाल यही है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कि महागठबंधन का वजूद रहेगा, क्या महागठबंधन का स्वरूप बदल जाएगा, क्या महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी शामिल होगी मुकेश सहनी की, वे कहां रहेंगे, या महागठबंधन से कोई दल बाहर जाएगा। इसलिए कि सीटों के बंटवारे को लेकर किचकिच होना स्वाभाविक दिख रहा है। ऐसे में जब महागठबंधन का घोषित एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है, तो एक बड़ा टारगेट जब लेकर चल रही है महागठबंधन, तो महागठबंधन क्या बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने छोटे छोटे मुद्दों को सुलझा लेगी, या आपसी सहमति ऐसी बन जाएगी कि कोई दल महागठबंधन से बाहर न जाए, महागठबंधन के स्वरूप पर असर न पड़े, महागठबंधन का जो वर्तमान स्वरूप है वही रह जाए, महागठबंधन में जो सीटें मिलनी है जितने हिस्से में जाए, तो वो सीटों का बंटवारा कैसे होगा, अब इस पर मंथन चल रहा है। यह और बात है कि राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वे कह रहे हैं कि अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन मीडिया में तो यह चर्चा है कि आखिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा। और जब कोई नाराज होगा तो दूसरी तरफ भाजपा भी लॉलीपॉप देने के लिए तैयार बैठी रहती है। तो महागठबंधन के सामने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यही सबसे बड़ी समस्या है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। इधर एक नई खबर यह आई है कि जनता दल यू के जो अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्होंने कहा है कि पांव छूकर राजनीतिक कार्यकर्ता अभिवादन न करें। पांव छूना सामंतवादी प्रवृत्ति है और यह पार्टी समाजवादियों की है। उनका कहना है कि हमारी जीत आम कार्यकर्ताओं की बदौलत होती है, आम कार्यकर्ता ही हमारी झोली में हमारी जीत डालते हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ा नेता पार्टी का जाता है तो उसका पांव छूकर आम कार्यकर्ता स्वागत न करें। पांव छूना सामंती प्रवृत्ति का द्योतक माना जाता है, ऐसा ललन सिंह भी कह रहे हैं। तो आने वाले समय में जब राजनीतिक दलों का कार्यक्रम होगा और नेता जाएंगे, तो क्या ललन सिंह का यह आह्वान, यह अपील उनके कार्यकर्ता ही सुनेंगे? उम्मीद करता हूं कि शायद सुनेंगे, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है व्यवहार में। जब कोई बड़ा नेता आता है तो कार्यकर्ताओं का हुजूम जब जुटता है तो काफी सारे लोग ऐसे सामने दिखते हैं विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में जो नेताओं के पैर छूकर प्रणाम करते हैं, पिकदानी और पानी लेकर खड़े रहते हैं। तो इस तरह की प्रवृत्तियों का विरोध अब राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह कर रहे हैं। लेकिन क्या जदयू में यह सुधार होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन
में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबाएं ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।